अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एंड कहाँ किया था मैंने? स्ट्रेट लाइन मेथड ना, और उसका रेट वगैरह भी बता दिया था। ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेट होता है और वो लगता है किस पे? नेट बुक वैल्यू पे, और हर साल की डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करने के लिए नेट बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, और नेट बुक वैल्यू इस शक्ल में भी हो सकती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अभी ना मैं IAS 36 अलग से पढ़ाना है, तो उसमें बताऊंगा इम्पेयरमेंट। जब बताना बाद में है तो फिर मैं बार बार लिख भी नहीं रहूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, वरना मैं जहां भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस अभी पढ़ाया नहीं तो वो बार बार लिख नहीं रहा। ये मैंने लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, वो है इसके अंदर, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा। इनटू डेप्रिसिएशन रेट, ये पढ़ा हुआ है आपने सारा। और अगर डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ जाए खुद, तो इसमें अगर डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना पड़े तो उसका फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट और पावर n, और n यहां पर क्या है? यूजफुल लाइफ। ठीक है, आता है अभी सारा। ठीक, वन माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इसका पूरा nth रूट, और जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। अच्छा, इस फार्मूले को ना मैं एवी नॉलेज के लिए ड्राइव कर रहा हूं अगर दिल करे तो, लेकिन उसके बाद जो कंक्लूजन बताऊंगा वो याद रखिएगा, एस्टीमेट चेंज वगैरह में काम आएगी ये बात। ऐसी नॉलेज के लिए ड्राइव करके दे रहा हूं, याद रखना हो दिल करे तो रख लीजिएगा, वरना दफा करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे कॉस्ट है अगर 200, तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अगर 10% रेट है तो इस पे लगेगा 10%, अगले साल 10% किस पे लगेगा? 180 पे। रिड्यूसिंग में ऐसे ही है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करके अगले साल फिर बाकी बचे हुए पे रेट लगेगा, फिर उससे अगले साल 162 पे रेट लगेगा। अच्छा, ये करते 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 जब एसेट अपनी पूरी लाइफ खत्म कर जाएगा तो एंड पे क्या बच जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल के एंड पे ये इतना बच जाएगा। स्टार्ट कहां से शुरू हुआ? कॉस्ट से। कॉस्ट पे रेट लगा, फिर जो अगली बार रेट लगा वो माइनस करने के बाद पे रेट लगा, फिर जो अगली बार रेट लगा वो माइनस करने के बाद पे रेट लगा। इस तरह की चीज आपने क्यूएम में एक पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये पढ़ा होगा आपने कि अगर 200 रुपए पे हर साल 10-10% लगाते जाएं तो लेट से 5 साल बाद कितना फल फूल के बन गया होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। और इसी का उलट एक कंपाउंड डिस्काउंट था, वो ये था कि लेट से 200 रुपए को डिस्काउंट करना शुरू करें 10% पे, फिर अगली बार जो बाकी आया उस पे 10 लगाएं, फिर अगली बार जो बाकी आया उस पे 10 लगाएं। इतने दफा करने के बाद छोटा सा कितना रह गया होगा? ये पढ़ा नहीं? कंपाउंड डिस्काउंट है, रिपीट कर दो, ये पढ़ा हुआ है ना? हाँ, कर दिया रिपीट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये था कि एक अमाउंट से स्टार्ट करें, इतने परसेंट पे इसको ग्रो करते जाएं। ग्रो करने से मुराद है कि पहली दफा इस पे 10% लगाया, अगली बार जो 10% लगेगा वो उसको शामिल करके 10% लगेगा, फिर तीसरी बार जो 10% लगेगा वो उसको भी शामिल करके लगेगा। तो अगर ऐसा होता जाए तो इस अमाउंट से स्टार्ट करके इस रेट पे हर साल इंटरेस्ट लगाते लगाते इतने अरसे बाद फल फूल के कितना बन गया होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ आपने जिंदगी में। इसी का एक उलट था कंपाउंड डिस्काउंट, कि अगर किसी एक अमाउंट को कम करना शुरू करें, डिस्काउंट करना शुरू करें, 10% उसमें से माइनस कर दें, फिर अगली बार 10% किस में से माइनस करें? जो उसके बाद माइनस करके आंसर आया था, फिर अगली बार 10% किस पे लगाएं? इस पे लगाएं, फिर अगली बार 10% किस पे लगाएं? इस पे लगाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा? ये कंपाउंड डिस्काउंट है ना। तो इसका फार्मूला था कि अगर आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करें, 1 माइनस डिस्काउंट रेट, इतनी दफा ये काम करने के बाद कटते कटाते इतना सा रह गया होगा। ये कंपाउंड डिस्काउंट का फार्मूला था। अब ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है वो यही इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई चीज है। किस पे रेट लगाना शुरू किया था? कॉस्ट पे। कौन सा रेट लगाना शुरू किया था? जो डेप्रिसिएशन रेट है। पूरी लाइफ तक लगाते जाएं तो कम होते 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 कितना बच जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू। अब यहां से इसको फाइंड करना है तो क्या करें? अब ये n है इधर पावर, अब ये उधर कर लें, वो इधर ले आए।
ये डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला बन गया। तो ये इसी कंपाउंड से बना हुआ है। अच्छा, अब ये ऊपर से गया या नीचे से गया कोई बात नहीं, इसमें याद रखने वाली बात ये है, जो मैं चाह रहा हूं कि सब लोग याद रखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये ऐसा रेट है जिससे इस अमाउंट को डेप्रिशिएट करते करते इतने अरसे बाद ये बच जाएगा। ये ऐसा रेट है जिस रेट से इस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो इतने अरसे बाद ये बच जाएगा। ये जुमला याद रख लें सारे, ये जब एस्टीमेट चेंज आएगा ना तो ये बात काम आएगी आपको। ये वो डेप्रिसिएशन रेट है जिससे इसको नीचे जो लिखा है इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करें तो इतने अरसे बाद इतना बच जाएगा। ये वो रेट है जिससे इसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करें तो इतने अरसे बाद इतना रह जाएगा। ये जब एस्टीमेट चेंज आएगा ना तो फिर आपको ये बात हेल्प करेगी। ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आर्स मेथड पढ़ा हुआ? आर्स मेथड नहीं, इतना मशहूर मेथड है यार। नहीं, वो अलग है, आर्स मेथड। हाँ, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, अच्छा ये मेथड उन एसेट्स पे लगेगा जिनकी यूजफुल लाइफ आर्स में होगी। जैसे एक मशीन की लाइफ हो सकती है कि टोटल 30,000 आर्स हैं, तो ये उस पे लगेगा। कॉस्ट माइनस आरवी, ये क्या चीज बनी? कॉस्ट माइनस आरवी, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और वो भी आर्स में। अब का आंसर क्या बना? इतने का आंसर क्या बना? डेप्रिसिएशन पर आर। देखें, डेप्रिशिएबल अमाउंट को स्ट्रेट लाइन में डिवाइड किससे कर रहे हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो क्या करते? यूजफुल लाइफ क्या होती? ईयर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाता? एक साल की डेप्रिसिएशन। हाँ, स्ट्रेट लाइन में एक साल की होती है। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? आर्स से। तो अब आंसर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन पर आर। तो किसी भी साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो आगे अब क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें जितने आर्स उस साल में एसेट यूज हुआ, आर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये आर्स मेथड है। तो किसी भी साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ टोटल आर्स में मल्टीप्लाई बाय जितने भी उस साल में आर्स उस एसेट ने इस्तेमाल, वो एसेट इस्तेमाल हुआ। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जिसको आप आउटपुट मेथड कह लें, यूनिट्स मेथड कह लें। किसी भी साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो, कॉस्ट माइनस आरवी। अच्छा, ये उन एसेट्स पे लगेगा जिनकी यूजफुल लाइफ यूनिट्स में होगी। यानी एक मशीन की यूजफुल लाइफ हो सकती है कि इससे हम टोटल 2 लाख यूनिट्स बना सकते हैं, तो उसकी लाइफ हो गई 200,000 यूनिट्स। इतने से का आंसर क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। किसी भी साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो क्या करें? मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट्स उस साल में बने। ये हो गया यूनिट्स मेथड। और भी कोई मेथड पढ़ा? कौन सा? हाँ जी, एक बकवास सा मेथड होता है, सम ऑफ इडियट मेथड। चले वो भी बता देते हैं। भी बेकार से होता है वैसे वो, नहीं बता देते हैं यार। ऐसी कोई एक आधा एमसीक्यू बन गया तो फिर तो बता देते हैं, लेकिन होता बेकार से ही है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, वैसे बेकार सा मेथड कहते हैं तो बता देता हूं, बकवास है बिल्कुल। देख लें, आप कहते हैं तो बता, चलें बता देता हूं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, आपकी काबिलियत से एक बात अज्यूम कर रहा हूं मैं, किसी अमाउंट को रेशो में बांटना हो तो आता है ना? 20,000 रुपए को अगर 2:3:5 में बांटना है तो 20,000 इंटू 2/10 इंटू 3/10 और इंटू, ये सबको आता है ना? चलो जबरदस्त, FR1 हो जाएगी आपके पास। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जी जी इंशाल्लाह कभी ना कभी इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसका फार्मूला बना देता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर एक एसेट की मिसाल दे रहा हूं, एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख और इसकी आरवी 50,000, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या बन गई है जी? 450। लाइफ इसकी रख लेते हैं 5 साल चले। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो 4.5 लाख है इसको करना है डेप्रिशिएट कितने अरसे पे? 5 साल पे, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है।
अब जो इसके 5 टुकड़े करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर साल का टुकड़ा बराबर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो एक रेट लगाते और उससे हर साल की डेप्शन कम 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 होती जाती। क्यों कम होती जाती? क्योंकि हर बार वो एक रिड्यूस्ड अमाउंट पे रेट लग रहा होता। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी एक साइंस है। वो साइंस ये है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को इन ईयर्स में रेशो में ऐसे बांटें कि सबसे ज्यादा हिस्सा पहले साल में आए, उससे कम दूसरे साल में, उससे कम तीसरे साल में, उससे कम चौथे में, उससे कम पांचवें में। यानी जितनी उसकी लाइफ है कुछ इस तरह से रेशो बनाए कि सबसे ज्यादा डेप्शन पहले साल को चार्ज हो, उससे कम उससे अगला साल, उससे कम उससे अगला साल। तो इसके लिए फिर बुजुर्गों ने तरीका यह बनाया कि जितने साल हैं उनकी उल्टी गिनती कर दें और कितने साल हैं तो 5 4 3 2 1 इस रेशो में बांट दें। डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे बांटे कुछ ऐसे कि सबसे ज्यादा पहले साल में, उससे कम उससे कम उससे कम। अब उसका हल यह निकाला गया कि जितने साल लाइफ है उल्टी गिनती करें और इस रेशो में बांट दें। अब जब इस रेशो में बांटेंगे तो 4.5 लाख पहले साल में कितना आएगा? है 5 4 3 2 1 की रेशो में बांटना है तो 450,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कैसे 15, जिसकी रेशो में बांटते हैं उसके सम से डिवाइड करते हैं। ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को पूरी लाइफ में ऐसे बांटें कि सबसे ज्यादा अंतर पहले साल का, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो उसका हल ये निकाला कि जितने साल हैं उनकी उल्टी गिनती करके इस रेशो में बांट दें। अब इसका फार्मूला बनाना है तो फार्मूला बना लेते हैं। किसी भी साल का फार्मूला बन जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये चले कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट और ऊपर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ क्या होती है? जितने डेप्रिसिएशंस अभी चार्ज करनी है ना उसको रिमेनिंग लाइफ कहते हैं। जैसे जब हम ईयर 1 की डेप्शन कैलकुलेट कर रहे थे, कितनी चार्ज कर चुके थे डेप्शन पहले? कोई भी नहीं। तो कितनी डेप्शन चार्ज करनी बाकी है? 5, तो रिमेनिंग लाइफ 5 है। जब दूसरा साल की डेप्शन कैलकुलेट करने लगेंगे तो 450,000 इंटू 4/15। अच्छा देखें, पहले मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया ना, ये रेशो में बताया, ये बात समझ आई कि नहीं? अब मैंने उसका एक ऑफिशियल फार्मूला बना दिया। तो फार्मूला ये बनाया कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करें सम ऑफ ईयर डिजिट से, जितने भी साल हैं उनके जो डिजिट्स हैं, यानी अगर 10 साल हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 करते करते इन सब डिजिट्स को ऐड करें, उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? रिमेनिंग लाइफ। जैसे अगर ईयर 3 की डेप्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे, ईयर 3 की कर रहे हैं, अभी कितने साल कर ली? 2 कर ली, कितने बाकी रह गए? 3। तो इसलिए ईयर 3 के अंदर मल्टीप्लाई में 3 आएगा। और ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में ये सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे निकालें? ये 15 तो ऐसे निकाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और अगर डायरेक्ट फार्मूले से निकालना हो तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड अगर लगाना हो तो ये हो गए डेप्रिसिएशन मेथड। बता मैं सारा रहा हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो, लेकिन ये आपने बेटे सारे पढ़े हुए हैं और अगर इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तफसील से तो ये वो टाइम जाया होने लग जाएगा जो असल में FR1 में करना है। तो इसलिए मैं बताऊंगा सारा, लेकिन पहले चूंकि पढ़ा हुआ है तो बस एक एक आसान सा सवाल करके इसको गुजारते जाएंगे। ये हो गए 5 मेथड्स। दूसरी चीज मैंने कल लिखी थी चार्ज पॉलिसी, अब वो बताता हूं। इन मेथड्स के फार्मूलों में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे। किसी ने कुछ नहीं पूछना है? जी, 2.5 साल बाद क्यों करनी हो? एक बार ये सारा जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद अब चौथे साल में से आपको 6 महीने चाहिए तो उसमें उसको 6 कर लें। अच्छा चले, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो फिर मैं एक बात बता देता हूं, वो लिख लें। ये जो सारे मेथड्स पढ़े हैं इनमें अगर क्वेश्चन में आरवी नहीं दी हुई, अगर आरवी नहीं दी हुई तो आरवी का इस्तेमाल सब में ही हो रहा है शायद ना, या नहीं हो रहा? रिड्यूसिंग में तब करना पड़ रहा है अगर डेप्शन रेट खुद निकालना पड़ा। अगर डेप्शन रेट गिवन है तो फिर आरवी का काम नहीं है। तो इन सारे मेथड्स में अगर आरवी की जरूरत पड़ी और आरवी नहीं दी हुई तो क्या करें? जी बिल्कुल, इन सारे मेथड्स में अगर आपको आरवी की जरूरत है और गिवन नहीं है तो रिड्यूसिंग बैलेंस में 1 अज्यूम कर लें, 1 रुपया, बाकी सब में 0 अज्यूम कर लें। दोबारा, अगर इन सारे मेथड्स में से सवाल में किसी में भी आरवी की जरूरत पड़ रही है और सवाल में नहीं गिवन है, अगर आरवी की जरूरत पड़ रही है और आरवी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो उसमें 1 रुपया अज्यूम कर लें, उसके अलावा बाकी सब में 0 अज्यूम कर लें।
ये नोटेड? चार्ज पॉलिसी, डेप्रिसिएशन मेथड्स लिखे थे मैंने कल, वो हो गई बात। अब चार्ज पॉलिसी। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा होगा इंट्रो में, लेकिन हो सकता है शायद किसी और तरीके से पढ़ा हो। मैं मिसाल देता हूं तो समझ आएगा। चार्ज पॉलिसी दो मिसालों से समझाता हूं। एक एसिड की लाइफ है 4 साल, और ये खरीदा था 1 जनवरी 20 को। एसिड खरीदा था 1 जनवरी 20 को, और उसकी लाइफ है 4 साल। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय 4, तो जो आंसर आएगा वो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कौन सा 1 साल? अकाउंटिंग ईयर या एसिड की जिंदगी का 1 साल? क्यों? हम तो अकाउंटिंग ईयर पे डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं। इस फार्मूले के अंदर ये 4 इयर्स, क्या 4 इयर्स है? 4 अकाउंटिंग ईयर है। फिर एसिड की लाइफ के 4 साल है, तो जब आपने डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाया होगा कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो उससे जो आंसर आएगा वो एसिड के 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी। जबकि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कब करनी होती है? एसिड की सालगिरह पे या अकाउंटिंग ईयर एंड पे? अकाउंटिंग ईयर एंड पे। इस मिसाल में अगर अकाउंटिंग ईयर भी जनवरी से दिसंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब ये खरीदा होगा, ईयर एंड कब आएगा? पहली दफा 31 दिसंबर 20। तो जब 31 दिसंबर 20 पे अकाउंटिंग ईयर एंड आएगा और हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो इस अकाउंटिंग ईयर में एसिड कितना इस्तेमाल हुआ? पूरा साल। तो ठीक है, जो आंसर निकला इसमें चार्ज कर देंगे। 2021 एंड होगा, जो आंसर निकला डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 2022 एंड होगा, जो आंसर निकला डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। और 2023 एंड होगा तो जो आंसर निकला डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। इस मिसाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम होती भी तो क्या होती, वो अगली मिसाल में बताता हूं। चूंकि एसिड 31 दिसंबर 20 पे पहली दफा डेप्रिशिएट होने लगा, और उस साल में एसिड इस्तेमाल हुआ भी पूरा साल था। क्यों पूरा साल इस्तेमाल हुआ था? क्योंकि पहले दिन तो खरीद लिया था। तो जो डेप्रिसिएशन निकली हुई है वही एज इट इज इन 4 साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। प्रॉब्लम तब आता दूसरी मिसाल, प्रॉब्लम तब आता अगर ये एसिड 1 जनवरी को खरीदने की बजाय 1 अगस्त में खरीदा होता तो मसला होता। अब अगर ये 1 अगस्त को खरीदा होता और अकाउंटिंग ईयर वही जनवरी से दिसंबर है, तो सबसे पहली दफा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी कब आती? अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 20 आता, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती। फार्मूला लगाते, फार्मूले का आंसर कितने अरसे की डेप्रिसिएशन आता? 1 साल की। और उसको यहां एक्सपेंस बनाने में क्या मसला है? जब इस साल में एसिड पूरे 12 महीने इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर पूरे 12 महीने का एक्सपेंस आना ये फेयर नहीं है। कितना इस्तेमाल हुआ है? तो जब इस्तेमाल हुआ ही 5 महीने है, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की चार्ज क्यों हो? लेकिन ये मसला इस साल में आया, 31 दिसंबर 21 में ये मसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हुआ। इसी तरह 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, मसला आएगा 31 दिसंबर 24 को। क्या मसला आएगा? कि इस अकाउंटिंग ईयर में ये एसिड 7 महीने इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये मसला है और ये मसला है। मसला क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन के फार्मूले का जो आंसर आया वो आया 1 साल की डेप्रिसिएशन, एसिड की जिंदगी के 1 साल की डेप्रिसिएशन, जबकि हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कर कब रहे हैं? अकाउंटिंग ईयर एंड पे। तो प्रॉब्लम आ रही है 2020 में और 2024 में। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि उन अकाउंटिंग ईयर्स में ये एसिड पूरे 12 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर अब इस मसले का क्या हल करें? इस मसले के हल को कहते हैं चार्ज पॉलिसी, और 2 मशहूर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं। तो इन मसलों का हल ये है, चार्ज पॉलिसी, या तो बिजनेसेस फिर इस मसले का हल ये निकालते हैं कि वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं मंथली बेसिस पे, या फिर वो हल निकालते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं फुल ईयर बेसिस पे। ये है कुछ याद बात, ये पढ़ी है कि नहीं? और इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट ये है, बाय डिफॉल्ट ये है। अगर बिजनेस ने ये पॉलिसी बना ली तो इसका मतलब है कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए बिजनेस ये करेगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा for the number of months asset is held in an accounting year।
जिस अकाउंटिंग ईयर की डेप्शन चार्ज कर रहे होंगे उस ईयर में एसेट जितने महीने इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे इस मिसाल के अंदर 2020 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो 5 महीनों की डेप्शन जहां चार्ज करेंगे, पूरा साल पूरा साल पूरा साल, और 2024 में 7 महीनों की डेप्शन। ये मंथली बेसिस है, बाय डिफॉल्ट यही है। और कुछ बिजनेसेस कहते हैं कि कौन अब महीने गिनेगा, महीने गिनने का कहोगे तो दिन गिनने पे भी आ जाएंगे, दिन गिनने का कहेंगे तो घंटे गिनने पे आ जाएंगे। तो इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत है। ये बिजनेसेस कहते हैं कि साल के एंड पे देखा करेंगे हम, अगर साल के एंड पे एसेट मौजूद है, जैसे ये एसेट 31 दिसंबर 20 को मौजूद है ना, बस पूरा साल। 21 में मौजूद है, पूरे साल की डेप्शन। 22 में मौजूद है, पूरे साल की डेप्शन। 23 में मौजूद है, पूरे साल की डेप्शन। 24 के एंड पे मौजूद है, नहीं, कोई डेप्शन नहीं। तो फुल ईयर बेसिस में महीनों के चक्कर में नहीं पड़ते और पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। इफ एसेट इज हेल्ड एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये मसले का हल भी मुनासिब इसलिए है कि 2020 में पूरा साल, 21 में पूरा साल, 22 में पूरा साल, 23 में पूरा साल, हो गए 4 साल पूरे चार्ज। तो ये वाला साल तो खाली चला जाएगा है, इसमें नहीं, इस साल में डेप्शन ही कोई चार्ज नहीं होगी, यानी इस साल की इनकम स्टेटमेंट में डेप्शन ही नहीं आ रही होगी। 2024 की इनकम स्टेटमेंट में कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही नहीं आएगा, बुरा लगेगा, लोग बातें करेंगे। 2024 की इनकम स्टेटमेंट में कोई डेप्रिसिएशन ही ना आए तो फिर इस एसेट को बेच के दुकान बंद थोड़ी कर देंगे, नया एसेट ले लेंगे, तो 2024 में उस नए एसेट की पूरे साल की डेप्शन आ जाएगी। तो इसलिए ये काम चलता रहता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये। लेकिन बेहतर कौन सा है, ये, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये है। हाँ जी, इसीलिए कह रहा हूं ना, बेहतर वो है, लेकिन ये चल जाता है। अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में ये बात लिखी मिल जाती है तो फिर आपको तो ये फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए ना कोई 2-3 लाइनें छोड़ दें अभी, वो मैं भी एक नोट लिखाऊंगा, सवाल लिखें। ये डेप्शन मेथड हो गए, चार्ज पॉलिसी हो गई, अब इनकी एक छोटी सी रिवीजन के लिए सवाल करते हैं जी। करें, मैंने को मना किया, करें। हाँ भाई, नोट कर लिया। कॉस्ट ऑफ मशीन, इसके नीचे अभी 2 लाइनों की जगह छोड़ देना, उसके बाद देखें। कॉस्ट ऑफ मशीन 550,000, 5,50,000। कॉस्ट ऑफ मशीन 5,50,000, 5.5 लाख। रेजिडुअल वैल्यू 30,000, 30,000। यूजफुल लाइफ 8 years, 8 साल। यूजफुल लाइफ 8 साल। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून, डेट ऑफ परचेज 1 नवंबर, डेट ऑफ परचेज है 1 नवंबर 2019, 1 नवंबर 2019। अच्छा, ये जो इसकी यूजफुल लाइफ है 8 साल, तो 8 साल लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर उससे पहले बेच दिया तो लोग ताने मारेंगे। क्या बेच सकते हैं पहले? बेच सकते हैं पहले। एसेट वाज बेच दिया, वाज सोल्ड, एसेट वाज सोल्ड ऑन 31 मई 2023, 2023। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिक्वायर्ड है आपसे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर्स 2020, 2021, 2022, 2023, चारों साल की, 2020, 21, 22 और 23।
यूजिंग पार्ट ए मंथली बेसिस और पार्ट बी फुल ईयर बेसिस। अच्छा, एक बात इंश्योर कर रहा हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है, अगर अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर हो तो इस ईयर को क्या बोलेंगे? ये है ईयर 2000 नहीं, कैलेंडर नहीं, अकाउंटिंग ईयर 2022। लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर हो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, अब इस अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलेंगे? 2022 या 23। तो अकाउंटिंग ईयर अगर जनवरी दिसंबर से डिफरेंट है ना, तो उस अकाउंटिंग ईयर की पहचान वो नंबर बोला जा रहा होता है जहां पे वो एंड हो रहा है। कुछ वैसा जैसे टैक्स ईयर, अगर तो ये एसेट किस ईयर में खरीदा? 2020 में। 1 नवंबर 2019 किस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है? 20 ना, तभी मैंने आपसे डेप्रिसिएशन 2020 की पूछी है, वरना मैं 19 भी कह देता। तो इन चारों साल की डेप्रिसिएशन करिए कैलकुलेट, मंथली बेसिस भी और फुल ईयर बेसिस भी। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक साल की डेप्थ वैसे अगर फार्मूला देखें तो वो होगी 550 माइनस 30 ओवर 8, 65,000। तो एसिड की लाइफ के एक साल की डेप्थ तो ये। अब अगर मंथली बेसिस देखें 2020 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 8 महीने। तो 65,000 को 8/12 44
4333। 2021 और 22 में कोई मसला नहीं, वो पूरा 65,000, और 2023 में 11 महीने, तो 65,000 11 महीने 59583। ले जी, ये मंथली बेसिस है सब। और अगर फुल ईयर बेसिस हो तो 2020 के एंड पे एसेट मौजूद है पूरा साल, 2021 में मौजूद है पूरा साल, 2022 में मौजूद है पूरा साल, 2023 में नहीं है। बेशक 11 महीने इस्तेमाल हुआ, लेकिन एंड पे नहीं है तो नहीं। ठीक है, हो गया सबसे। अच्छा, ये ना, ये जो हम लोग अभी डेफिनेशन की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये लिटरली आपको आनी चाहिए थी। ये आप समझें कि ये जो मैं आपसे क्लास में करवा रहा हूं, ये आप ही के टाइम से मैं आपकी कुर्बानी दिलवा रहा हूं। अगर मैंने शुरू में भी ये कैलकुलेशन ना करवाई और सीधा मुश्किलों पे चला गया और आपसे कैलकुलेशन शुरू में नहीं तो मायूस हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी करा रहा हूं रिवीजन। अदरवाइज ये सब आपको आना चाहिए पहले। यू आर सपोज टू नो ऑल दिस, ये आपने पढ़ा हुआ इंट्रो के अंदर, लेकिन फिर भी एक एक सवाल करते बस जल्दी जल्दी बताते हैं चीजें। रिड्यूसिंग का लिखें सवाल है जी? नहीं जी, और लिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 7 लाख, 7,07,000। रेजिडुअल वैल्यू 70,000। कॉस्ट बताइए 7 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 70,000, 70,000। यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स, 8 साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। और खरीदा है, एसेट खरीदा है 1 सितंबर 2021, 2020 सॉरी 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को खरीदा है। डेप्रिसिएशन निकाल दें ईयर 2021 की, 22 की और 23 की, 2021, 22 और 23, यूजिंग मंथली बेसिस और फुल ईयर बेसिस। मैंने कहा एसेट बेच दिया तो नहीं बेचा, नहीं बेचा एसेट। मंथली बेसिस से भी तीनों साल की डेफिनेशन निकाल दें और फुल ईयर बेसिस से भी निकाल दें। तो तभी तो फर्क है ना, दोनों चीजें सेम क्यों आएंगी? ये और चीज है, ये और चीज है। बात कम ज्यादा की नहीं है, वो तो महीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये और है, ये और है, तो दोनों का आंसर सेम थोड़ी आएगा। अभी तो दो अलग अलग चीजें हैं ये।
कितना सा लगेगा? वालेकुम अस्सलाम। इसीलिए आया सरकार। लेट आया सर, तो किसी से नोट करो ना यार। वो ये क्या कर दिया? थोड़ा सा लेट हो गया मतलब? पहले तो पढ़ा होगा ना? इंट्रो नहीं पढ़ी हुई? क्यों? क्या किया था? तो आईकॉम में पढ़ा होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए डेप्रिसिएशन रेट होना चाहिए था, नहीं है, तो डेप्रिसिएशन रेट निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 70,000, 7 लाख 8, ये बन जाएगा 25%। अगर किसी ने 25.01% से किया है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मंथली बेसिस, तो 2021 इसकी कॉस्ट कितनी? 7 लाख। 2021 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अब वो 7 लाख के ऊपर 25% लगेगा इनटू 7/12। ये 7/12 पे एतराज कितना बना? 102083। अगली बार जब रेट लगेगा तो 597,917। 2022 में जो रेट लगेगा वो अब इसके ऊपर रेट लगेगा पूरा 25%। कितना? 149,479। इसी तरह अब अगले साल जो रेट लगेगा 44,84,38, तो अब ये इसके ऊपर रेट लगेगा 11,21। ये मंथली बेसिस है। और फुल ईयर पे फर्क ये पड़ेगा कि पहले साल भी 7 महीने की बजाय पूरा 25 ही लगेगा। तो 7 लाख में से 7 लाख का ही 25%, 17। फिर अगले साल 5, अगले साल इस पे 25 लगेगा, 131,
250, अगले साल 39, अगले साल इसमें 25 लगेगा, 98438। अच्छा, जो क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं। अगर आप दूर दराज के इलाकों में बैठे होते हैं तो यार क्लास फिर भी किया करें, ठीक है? मैं चलता फिरता रहूंगा क्लास के अंदर, लेकिन ये नहीं कि आप वो पहाड़ के उस किनारे बैठे हुए तो आपके लिए नहीं है सारा, आप भी सारे लोग किया करें इसको सॉल्व, जो दूर बैठे हैं करीब बैठे सब लोग सॉल्व किया करें। और भी मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं क्लास में, लेकिन रास्ता रास्ता बात करूंगा उस पर। हाँ जी, मंथली बेसिस, फुल ईयर बेसिस, ओके। चलिए एक सवाल लेके और एक सवाल, होमवर्क नहीं अभी करेंगे आप। कॉस्ट ऑफ मशीन, छोटा सा सवाल, एक साल सिर्फ। अच्छा, अगर ये मंथली बेसिस है कि फुल ईयर ना बताया होता तो बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस है, छोटा सा एक सवाल सिर्फ, एक साल का सवाल बस। कॉस्ट ऑफ एसेट, मशीन एसेट से काटो नहीं, ठीक है, मशीन सही। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 490,000, 490, 4,90,000। रेजिडुअल वैल्यू 40,000, रेजिडुअल वैल्यू 40,000। यूजफुल लाइफ 15,000 आवर्स, 15,000 आवर्स। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। मशीन वॉज परचेज्ड, machine was purchased on 1st May 2022 है, 1st May 2022। it was used for 1200 hours ड्यूरिंग 2022 में ये मशीन 1200 घंटे यूज हुई है। रिकॉर्ड है आपसे अभी 2022 की डेफिनेशन बता दें। जी सिर्फ 2022 की डेफिनेशन बता दें। हाँ जी, कितना कॉस्ट कितनी? 490,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 1200। हाँ जी, नहीं सही नहीं है, ये गलत बता रहा हूं मैं। यहां क्यों किया फिर? स्ट्रेट लाइन मेथड होता अगर तो कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करते तो आंसर क्या आ जाता? एक साल की। क्यों एक साल की क्यों आ जाती? क्योंकि डिवाइड किया होता ईयर्स से। ईयर्स जब डिवाइड ईयर से किया होता तो एक साल पूरे 12 महीने की डेफिनेशन आ जाती, उसमें से हमने 8 महीने लेने होते तो 8/12 बिल्कुल करते। अभी इस वक्त ये जो हमने डिवाइड किया 15,000 आवर्स से तो आंसर निकला डेफिनेशन पर आर, फिर मल्टीप्लाई कर लिया जितने आवर्स इस्तेमाल हुआ तो बस ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया। जब इसमें ईयर्स कहीं लिए ही नहीं है तो महीनों का काम नहीं है। तो ये जो इधर यहां पर बात ये लिखी हुई है, मैंने कहा था 2-3 लाइनें छोड़ लें, यहां पर अपने लिए एक बात ये लिख लें कि ये जो चार्ज पॉलिसी की डिस्कशन है ये आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ये जो चार्ज पॉलिसी की डिस्कशन किया ना, यहां मैंने कहा था 2 लाइनें छोड़ लेना, ये जो चार्ज पॉलिसी की डिस्कशन की है जिसमें महीने एडजस्ट किए हैं ये आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड इनके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। चलें ठीक है जी, मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।